सुपरफास्ट 100 की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री त्रिपाठी। पहली बड़ी खबर यूपी के सहारनपुर से। यूपी के सहारनपुर में हिंसा के बाद से जारी कर्फ्यू में ढील दी गई है। कर्फ्यू में ढील की सूचना मिलते ही लोग घरों से बाहर निकल आए, बाजार खुले और लोगों ने जरूरी सामान खरीदा। ढील के दौरान बाजार में पुरानी रौनक देखी गई। सहारनपुर में प्रशासन ने कर्फ्यू में 4-4 घंटे की ढील देने का फैसला किया है। कर्फ्यू में ढील के लिए शहर को 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक हिस्सा नया शहर है, जबकि दूसरा हिस्सा पुराना शहर रखा गया है। सहारनपुर के नए शहर में सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक ढील दी गई है, जबकि पुराने शहर में कर्फ्यू में ढील देने का वक्त शाम 3 बजे से शाम 7 बजे तक किया गया है। सहारनपुर में कर्फ्यू के बावजूद कल देर रात उपद्रवियों ने फिर से उत्पात मचाया। कोतवाली इलाके में आगजनी की वारदात हुई। एक दुकान को आग के हवाले कर दिया गया। देर रात कुछ उपद्रवियों ने एक दुकान को निशाना बनाया। उपद्रवियों के एक गुट ने आगजनी कर शांति को भड़काने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने वक्त रहते हालात पर काबू पा लिया। सहारनपुर मामले को लेकर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मुख्य सचिव आलोक रंजन, प्रमुख सचिव गृह नीरज गुप्ता और डीजीपी एएल बनर्जी को तलब किया। इन तीनों बड़े अफसरों से उन्होंने सहारनपुर की मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी ली। सहारनपुर हिंसा मामले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने समीक्षा बैठक की। बैठक में सहारनपुर के मौजूदा हालात पर चर्चा हुई। बैठक में संवेदनशील राज्यों को एडवाइजरी भेजने का फैसला लिया गया। कल सहारनपुर हिंसा को लेकर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानकारी दी थी। पीएम आवास जाकर राजनाथ ने सहारनपुर के पूरे हालात से मोदी को अवगत करवाया। इसके पहले राजनाथ ने यूपी के सीएम अखिलेश यादव से भी बातचीत की थी। सहारनपुर में हुई हिंसा के विरोध में जम्मू में सिख संगठनों ने एक बार फिर प्रदर्शन किया और मामले की जांच की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सहारनपुर हिंसा को लेकर यूपी के मंत्री आजम खान ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने हिंसा की तुलना 2 साइकिलों की टक्कर से कर दी और कहा कि ऐसे में इंटेलिजेंस विभाग आखिर क्या करेगा। आजम खान ने सूबे में हो रही हिंसा के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। आजम ने कहा कि केंद्र सरकार छोटे छोटे मुद्दे को उठाकर देश को 2 सांप्रदायिक हिस्सों में बांट रही है। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो बिल्कुल अचानक हो जाती हैं। मसलन 2 साइकिल टकराई, एक साइकिल हिंदू हो गई, एक साइकिल मुसलमान हो गई, तो इसमें कौन सी इंटेलिजेंस जानकारी कई दल ऐसे हो। केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र ने सहारनपुर हिंसा को इशारों में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से जोड़ दिया। उन्होंने सहारनपुर समेत 34 जिलों में आईएसआई के नेटवर्क होने की बात कही। केंद्र में एक ऐसी सरकार है जिसने बहुत ही मनसूबाबंद तरीके से पूरे मुल्क में पिन पॉइंट करके छोटे छोटे से मुद्दों को उठाकर सौहार्द के माहौल को 2 हिस्सों में बांटने की बहुत तेजी से कोशिश हो रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के घर में कथित तौर पर जासूसी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, लेकिन गडकरी ने चुप्पी साध रखी है। कल मुंबई पहुंचे गडकरी ने इस मामले में कुछ भी बोलने से इंकार कर दिया। सहारनपुर का दुकान के घर में कथित तौर पर जासूसी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, लेकिन गडकरी ने चुप्पी साध रखी है। कल मुंबई पहुंचे गडकरी ने इस मामले में कुछ भी बोलने से इंकार कर दिया। सहारनपुर का दुकान हुआ बड़ा भयंकर कांड था। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, आज ऐसे लगभग 34 जिले ऐसे हैं जिसमें आईएसआई का नेटवर्क बड़ी तेजी से काम कर रहा है। हालांकि गडकरी ने ट्वीट के जरिए जासूसी की खबरों का खंडन किया है। ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि मीडिया के एक हिस्से में मेरे घर पर जासूसी के उपकरण मिलने की खबरें चल रही हैं, लेकिन ये खबर पूरी तरह से काल्पनिक है। द संदिग्ध गार्जियन अखबार में खबर छपी थी कि गडकरी के दिल्ली के 3 मूर्ति लेन स्थित आवास से जासूसी के उपकरण मिले हैं। अखबार का दावा है कि ये उपकरण बाद में हटाए गए और गडकरी ने इस बाबत पीएम और आरएसएस प्रमुख को इसकी सूचना भी दी थी। गडकरी भले ही जासूसी की बात से इनकार कर रहे हो, लेकिन उन्हीं की पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी इसे सच बता रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये दावा किया है कि गडकरी की जासूसी हाल फिलहाल में नहीं बल्कि यूपीए सरकार के कार्यकाल में हुई है। यूपीए फंसेगी क्योंकि उन्हीं के काल में अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ने वहां की कोर्ट से परमिशन लिया कि हम बीजेपी का बगिंग कर सकते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने गडकरी की कथित जासूसी मामले को गंभीर केस बताया। उन्होंने इस मामले पर मोदी सरकार
को ही कटघरे में खड़ा कर दिया और कहा है कि सरकार को इस मामले में संसद में बयान भी देना चाहिए। गडकरी के घर जासूसी की खबरें सोनिया गांधी की इफ्तार पार्टी में भी चर्चा में रही। कल हुई इस इफ्तार पार्टी में आया हर नेता इसी मसले पर चर्चा कर रहा था। इफ्तार पार्टी काफी गर्म रही और श्री गडकरी जी की घर की जासूसी चर्चा का मुख्य केंद्र रही। सिविल सेवा परीक्षा से सीसैट हटाने की मांग को लेकर यूपीएससी के परीक्षार्थी कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से मिले। ये परीक्षार्थी हिंदी भाषियों के साथ नाइंसाफी होने की बात कहते हुए लगातार आंदोलन कर रहे हैं। यूपीएससी मुद्दे पर यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर कहा कि सीसेट के पेपर से छात्रों का नुकसान हो रहा है। उन्होंने साल 2011 से पहले के पैटर्न को लागू करने और सीसेट का पैटर्न बदलने की मांग की है। इस बीच खबर है कि 24 अगस्त से होने वाली सिविल सेवा की पीटी परीक्षा को टाला जा सकता है। परीक्षा टालने को लेकर यूपीएससी राजी भी हो गया है। 1-2 दिनों में इसका औपचारिक ऐलान हो सकता है। इससे पहले यूपीएससी के मुद्दे पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर जानकारी दी। हिंदी भाषी छात्र यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा से सीसेट हटाने की मांग कर रहे हैं और इसे लेकर आंदोलन छेड़े हुए हैं। पीएम से मिलने से पहले राजनाथ सिंह ने वित्त मंत्री अरुण जेटली और पीएमओ मंत्री जितेंद्र सिंह के साथ यूपीएससी के मुद्दे पर चर्चा की। बैठक में पीएमओ के कई अधिकारी भी मौजूद थे, जिससे सीसैट को लेकर चर्चा हुई। दिल्ली में आज ऑटो रिक्शा की हड़ताल है। सड़कों से ऑटो नदारद है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऑटो संघ ने ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग की मनमानी के विरोध में हड़ताल की है। हड़ताल के बीच ऑटो वालों ने सड़क पर उतरकर नारेबाजी की। मांगे नहीं माने जाने पर इन्होंने आज भी हड़ताल करने की धमकी दी है। ऑटो रिक्शा चालक संघ का कहना है कि 3-4 दिनों में उनकी मांगे नहीं मानी गई तो रोजाना शाम 4 बजे से ऑटो रिक्शा नहीं चलेंगे। इनका आरोप है कि ट्रैफिक पुलिस वाले घूस मांगते हैं, नहीं देने पर ऑटो जब्त कर लिया जाता है। हरियाणा के रोहतक में भी एक दिल दहला देने वाली वारदात हुई। यहां कहनौर गांव में गैंगरेप पीड़ित के शरीर में आरोपियों ने कील गाड़ दी। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने पहले महिला के पति की पिटाई की, उसके बाद महिला के शरीर में कील गाड़ दी। दरअसल 6 महीने पहले गांव के कुछ दबंगों ने महिला के साथ गैंगरेप किया था। महिला ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया, जिसके बाद आरोपियों ने पीड़ित महिला पर सुलह के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया था। यूपी में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। कानपुर में देर रात तक दिल दहला देने वाली वारदात हुई। बदमाशों का गैंग पति को पीटकर पत्नी को अगवा करके ले गया और बाद में महिला की हत्या कर दी। देर रात 4 बाइकों पर सवार 8 बदमाशों ने एक दंपति की कार रोकी। कार रोककर उसमें बैठे आदमी से जमकर मारपीट की। उसकी पत्नी को अगवा करके ले गए। अगवा करने के बाद बदमाशों ने महिला की हत्या कर दी। पाकी इलाके में महिला का शव बरामद किया गया। महिला के गले पर चोट के निशान हैं। महिला के शव के पास 3 चाकू भी मिले हैं। दिल्ली में पार्किंग विवाद में बिजनेसमैन की हत्या कर दी गई। पश्चिमी पटेल नगर में बिजनेसमैन राजेंद्र भाटिया के पड़ोसी ने उसके साथ जमकर मारपीट की थी। बेहोशी की हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में एक घर से मां बेटे की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि दोनों की करीब 4 दिन पहले ही हत्या हो चुकी थी। महिला का पति घर से फरार है। पुलिस को इसी पर शक है। दिल्ली के खेड़ा गांव में कार में बैठे एक लड़के पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। गोली मारने के बाद बदमाशों ने लड़के से लूटपाट की। घायल युवक ने हमलावरों को पहचानने का दावा किया है। फिलहाल युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। उससे LNJP अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। पुलिस इसे आपसी रंजिश का मामला बता रही है। दिल्ली के द्वारका में एनसीडी के कर्मचारी ने खुद को आग लगाकर खुदकुशी कर ली। परिजनों के मुताबिक विभागीय अधिकारियों के रवैये से तंग आकर कर्मचारी ने ये कदम उठाया। दिल्ली के न्यू अशोकनगर इलाके में बाइक सवार शख्स ने एक लड़की के चेहरे पर ब्लेड से हमला कर दिया। घायल हालत में लड़की को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गहरे जख्म को भरने के लिए डॉक्टर्स ने लड़की के चेहरे पर कई टांके लगाए। रविवार की रात करीब 8:30 बजे लड़की अपने घर लौट रही थी, तभी बाइक सवार वसीम ने लड़की के चेहरे पर ब्लेड से एक के बाद एक कई वार किए। पीड़ित के मुताबिक वसीम पहले भी कई बार उसका पीछा कर चुका है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के GTP अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही के चलते एक महिला ने अस्पताल के बाहर ही बच्चे को जन्म दे दिया। गर्भवती महिला रात करीब 10 बजे अस्पताल पहुंची थी, लेकिन डॉक्टर्स ने ध्यान नहीं दिया। महिला इलाज के लिए इधर उधर भटकती रही। महिला के घरवालों के मुताबिक काफी गुजारिशों के बावजूद डॉक्टर्स ने उसकी एक न सुनी और महिला ने दर्द से छटपटाने के बाद बाहरी बच्चे को जन्म दे दिया। हालांकि शिकायत मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया।
दिल्ली के आरकेपुरम इलाके में एक इंस्पेक्टर के घर से लाखों की चोरी का मामला सामने आया है। इंस्पेक्टर सतीश मान ने चोरी का आरोप अपनी बहू के ऊपर लगाया है। मामले की तफ्तीश की जा रही है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे पर आज बीजेपी के घटक दलों के साथ बैठक है। मीटिंग में शिवसेना के अलावा आरपीआई, शिव संग्राम जैसी सहयोगी पार्टियां भी शामिल होंगी। इससे पहले बीजेपी शिवसेना सीट बंटवारे पर अलग से बैठक कर चुकी है। बीजेपी और मोदी सरकार में तालमेल बनाए रखने की कवायद आज से शुरू हो रही है। बीजेपी ऑफिस में केंद्रीय मंत्री कार्यकर्ताओं की शिकायतें सुनेंगे। मंत्रियों की लिस्ट संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने तैयार की है। लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार से सबक लेते हुए आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आप दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले कहीं चुनाव नहीं लड़ेगी। उन्होंने कहा कि वो फिलहाल दिल्ली में ही फोकस करेगी। कल रात कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इफ्तार पार्टी दी, जिसमें पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव समेत कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेता शामिल हुए। लखनऊ में यूपी के राज्यपाल राम नाईक ने भी कल इफ्तार पार्टी दी। पार्टी में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव समेत दूसरी पार्टियों के भी कई नेता मौजूद रहे। राम नाईक ने 22 जुलाई को कार्यभार संभाला था। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद रहे कप्तान सिंह सोलंकी ने हरियाणा के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ले ली है। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद रहे। एमपी के सतना में केंद्रीय मंत्री उमा भारती राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय के 14वें स्थापना समारोह में पहुंची। उन्होंने कहा कि सभी सांसदों को अपने क्षेत्र की नदियों को गोद लेना चाहिए। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण को चुनावी खर्च का सही ब्यौरा नहीं देने के मामले में आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई है। शुक्रवार की सुनवाई में चुनाव आयोग ने कहा था कि वो काजी जुडिशियल बॉडी है और अपने आदेश का बचाव नहीं करेगी। दरअसल 2009 के विधानसभा चुनाव में किए गए खर्च का हिसाब अशोक चव्हाण ने पेश नहीं किया है, जिसे लेकर चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है। इसी नोटिस को चव्हाण ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और जन चेतना पार्टी के अध्यक्ष विनोद शर्मा ने होद चिल्लड़ मामले को लेकर हरियाणा सरकार पर निशाना साधा। विनोद शर्मा ने कहा कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। समय निकल गया है, 3 साल से ऊपर हो गए, इसकी कोई रिपोर्ट नहीं आई, कोई मुझे सीरियसनेस नहीं लग रही। तो जरूरी है कि इस मामले को या तो सीबीआई को सौंप दिया जाए या फिर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाए जो कोर्ट्स के तहत उनकी निगरानी में इसकी तफ्तीश करे। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने जेबीटी टीचर्स का मामला भी उठाया। उन्होंने कहा कि पंचकुला में अनशन पर बैठे टीचर्स की मांग सरकार को जल्द से जल्द पूरी करनी चाहिए। सरकार को उनकी मांगों के ऊपर विचार जरूर करना चाहिए और उनको न्याय देना चाहिए। मुंबई में 93 की तरह सिलसिलेवार बम धमाके करने की धमकी दी गई है। इंडियन मुजाहिदीन के नाम पर धमकी भरी चिट्ठी मुंबई के पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया को भेजी गई है। चिट्ठी में गाजा हमले का बदला लेने की बात कही गई है। ये चिट्ठी 25 जुलाई को भेजी गई, जिसमें मुंबई पुलिस को ललकारते हुए कहा गया है कि हिम्मत हो तो हमले रोक लेना। चिट्ठी मिलने के बाद मुंबई पुलिस सतर्क हो गई और जांच शुरू कर दी, साथ ही सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। कल की तरह आज भी मुंबई में भारी बारिश की संभावना जताई गई। कल दोपहर मुंबई में जोरदार बारिश के चलते भारी जलजमाव हो गया। मौसम विभाग ने कहा कि आज भी मुंबई में तगड़ी बारिश हो सकती है। मुंबई में आज दोपहर 1:22 पर हाई टाइड आने की संभावना है। बताया जा रहा है कि समंदर में करीब 4.25 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं। एहतियातन लोगों को समंदर के पास जाने से बचने के लिए कहा गया है। महाराष्ट्र के अमरावती में डैम के गेट खोले जाने से बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। डैम का पानी कई गांव में घुस गया है। बाढ़ की चपेट में आने से कई घरों को नुकसान हुआ है। 2 लड़कों के बहने की भी खबर है। दरअसल भारी बारिश के चलते पूर्णा प्रकल्प डैम में पानी भर गया और फिर डैम के सभी 9 दरवाजे 3 मीटर तक खोल दिए गए, जिससे डैम का पानी रिहायशी बस्तियों में जा घुसा और तबाही मच गई। भारी बारिश की वजह से केदारनाथ यात्रा एक बार फिर से रोक दी गई है। इससे पहले कल ही 12 दिनों बाद केदारनाथ यात्रा शुरू की गई थी और 43 तीर्थयात्रियों का एक जत्था रवाना भी हुआ था, लेकिन बारिश की वजह से यात्रा फिर से रोक दी गई है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। 2 दिन पहले ही यहां आतंकियों ने हमला बोला था। आतंकियों के हमले में एक पुलिसकर्मी शहीद हुआ और 4 जख्मी हो गए। जम्मू के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां चेकअप करवाने आई एक महिला का जबरन गर्भपात करा दिया गया। बताया जा रहा है कि डॉक्टर्स को सूचना मिली थी कि किसी मरीज का अबॉर्शन करवाना है। स्तुति नाम की महिला जब चेकअप के लिए पहुंची तो डॉक्टर्स ने गलती से उसी का अबॉर्शन कर दिया। जीवा आयुर्वेदिक क्लिनिक ने गुजरात के मणिनगर में अपनी नई ब्रांच खोली है। डॉक्टर प्रताप चौहान ने नए सेंटर को लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि लोग एक बार फिर आयुर्वेदिक इलाज की तरफ लौट रहे हैं।
जीवा आयुर्वेदिक औषधियों की लगातार बढ़ती मांग पर डॉक्टर प्रताप चौहान ने कहा कि लोग एलोपैथिक इलाज से ज्यादा भरोसा आयुर्वेदिक इलाज पर कर रहे हैं, क्योंकि इससे बीमारी जड़ से खत्म होती है। मध्य प्रदेश के खंडवा में प्राचीन कुंडलेश्वर मंदिर के पुजारी 3 क्विंटल रुद्राक्षों से बने शिवलिंग की आराधना कर रहे हैं। ओडिशा के पुरी में सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने अपनी कलाकृति के जरिए इजराइल के गाजा पट्टी पर हमले का विरोध करते हुए उसे बंद करने की मांग की। हमलों में सैकड़ों लोगों की मौत हो गई है। गोरखपुर में नीलम जायसवाल नाम की एक महिला ने पिछले 10 सालों में 2250 भोजपत्र पर रामायण के 7 अध्याय और श्रीमद् भगवद गीता लिखकर अनोखा कारनामा कर दिखाया है। यूपी के गाजीपुर के रहने वाले नसीम नाम के शख्स को 786 नंबर की चीजों का कलेक्शन करने का अनोखा शौक है। उसके पास इस नंबर की बाइक, ईंट, रेल टिकट, मोबाइल नंबर, ताबीज जैसी सैकड़ों चीजें हैं।